गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में आज पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल की क्लास के अंदर हमने कालभोज बप्पा रावल के बारे में जानकारी ली थी, गुहिल वंश गुहिलादित्य के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक कौन कहला रहे हैं और मेवाड़ वंश की शुरुआत कहाँ से हो रही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों घर पे आप बड़े अच्छे से और बड़ी लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे, और यदि नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत कर ले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को नमस्कार। आप अपनी पढ़ाई की तरफ कंटिन्यू रहे दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर, और यदि नहीं कर रहे हैं तो भी जुट जाए दोस्तों, क्योंकि वो कहते हैं ना, बुझी हुई समा जल सकती है, बुझी हुई समा जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है, यूं मायूस होके अपने इरादे न बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों हमें कंटिन्यू रहते हुए बड़ी लगन से पढ़ाई करनी है। दोस्तों आइए, कल की क्लास में दोस्तों हमने कालभोज बप्पा रावल तक अध्ययन कर लिया था। कालभोज बप्पा रावल के बाद में कुछ शासक आए, लेकिन उनकी ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। आज देखते अपन अल्लट। दोस्तों, मेवाड़ वंश के अंदर अल्लट नाम के शासक आए, जो अल्लट के बारे में भी हमें कुछ ज्यादा विशेष जानकारियां नहीं मिलती है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें से कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों अल्लट जो हैं उन्हें एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। अल्लट को दोस्तों मेवाड़ में अल्लट को आलू रावल के नाम से भी पुकारा जाता है, या आलू रावल की उपाधि प्रदान करी गई है। तो दोस्तों अल्लट को क्या कहा गया है? आलू रावल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? आलू रावल की उपाधि प्रदान करी गई है। आलू रावल की उपाधि दी गई है। अल्लट को किसकी उपाधि दी गई है दोस्तों? आलू रावल की उपाधि भी दी गई है। दोस्तों ये जो अल्लट है, इन्हें मेवाड़ का आलसी शासक कहा गया है। क्या कहा गया है? मेवाड़ का आलसी शासक कहा गया है। इन्हें मेवाड़ का आलसी शासक कहा गया है। दोस्तों आलसी कैसे कहा गया है? इन्हें मेवाड़ का आलसी शासक कहा गया है। क्या हुआ था कि इनकी जो पत्नी थी दोस्तों, उनकी पत्नी समय समय पर इनको अल्लट जी को काम बताया करती थी, क्योंकि इनकी पत्नी ने थोड़े समय तो विवाह के पश्चात काम किया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपने पति से कह दिया कि देखो जी, मेरे से घर के कामकाज नहीं होते, या तो आप घर का काम करो या फिर आप नौकर रख लो। तो दोस्तों पत्नी अगर कह दे तो वो अपनी वाली, वो भी अगर पत्नी वो भी अपनी वाली यदि काम कह दे तो वो करना ही पड़ता है साहब। तो सब अल्लट ने भी यही किया। अल्लट को जब उनकी पत्नी बहुत ज्यादा काम बताने लगी तो अल्लट ने क्या किया कि नौकर रखना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों तो मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही प्रथा किसने प्रारंभ करी? दोस्तों मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा, मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा किसने प्रारंभ करी? तो मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा सबसे पहले अल्लट ने ही प्रारंभ करी। मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा सर्वप्रथम इसी शासक ने प्रारंभ करी। तो दोस्तों अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है कि अल्लट के द्वारा कौन सी प्रथा प्रारंभ करी गई, तो नौकरशाही प्रथा प्रारंभ करी गई, इसी शासक ने प्रारंभ करी। या दोस्तों नौकरशाही प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ करी गई? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नौकरशाही प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ करी गई है? अल्लट के द्वारा प्रारंभ करी गई है। दोस्तों अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह है, विदेशी विवाह है, अंतरराष्ट्रीय विवाह है, सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? यह भी बहुत जरूरी है, याद रखना है अपन को कि अंतरराष्ट्रीय विवाह है सबसे पहले मेवाड़ के किस शासक ने किया है? तो अंतरराष्ट्रीय विवाह है, या इसे आप विदेशी विवाह भी कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय विवाह है या विदेशी विवाह है, सर्वप्रथम इसी शासक ने किया था। दोस्तों सर्वप्रथम इसी शासक ने किया।
तो अंतरराष्ट्रीय विवाह सर्वप्रथम किसने किया? अल्लट ने किया दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय विवाह सर्वप्रथम किनके द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो अंतरराष्ट्रीय विवाह सर्वप्रथम किया गया था, ये अंतरराष्ट्रीय विवाह है जो किया गया, ये किसके साथ में किया दोस्तों? तो ये अंतरराष्ट्रीय विवाह है राजा अल्लट ने हुणकी राजकुमारी, हुणकी राजकुमारी, हुणकी राजकुमारी हरिया देवी के साथ में यह विवाह हुआ था। हुणकी राजकुमारी हरिया देवी से यह विवाह किया था, हुणकी राजकुमारी हरिया देवी से। तो दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था, तो राजा अल्लट ने किया। और किससे किया था? तो हुणकी राजकुमारी हरिया देवी से किया था। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं कि अल्लट ने आहड़ नागदा के अलावा, अपन ने देखा बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था, और नागदा के बाद से अभी तक राजधानी, मेवाड़ की राजधानी नागदा ही चली आ रही है। लेकिन दोस्तों अल्लट ने नागदा के अलावा, नागदा के अलावा आहड़ को भी मेवाड़ की राजधानी बनाया। नागदा के अलावा आहड़ को भी राजधानी बनाया। तो दोस्तों यदि सवाल आ जाता है कि आहड़ को सर्वप्रथम राजधानी किस शासक ने बनाया, तो आहड़ को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया है? अल्लट ने बनाया। आहड़ को भी राजधानी बनाया। इसी के साथ साथ दोस्तों राजधानी बनाने के साथ साथ अल्लट ने क्या किया है? राजधानी बनाने के साथ साथ अल्लट ने आहड़ के अंदर एक वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया है। आहड़ में क्या किया है अल्लट ने? आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया है। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया है। किसका निर्माण करवाया साथियों? वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया है। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो आपको याद रखना है अल्लट ने करवाया है। इसी के साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट हमें याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और वह महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि अल्लट ने उदयपुर में जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया है। अल्लट ने क्या किया है साथियों? उदयपुर में जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया है। जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया। जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया है। दोस्तों ये जो जगत अंबिका माता का मंदिर है, यह मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। क्या कहलाता है ये दोस्तों मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। जगत अंबिका माता का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। अब आपके सवाल आ रहा होगा दिमाग के अंदर कि यदि जगत अंबिका माता का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है तो फिर राजस्थान का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? तो दोस्तों सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कि राजस्थान का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है। सोचिए जरा। मेवाड़ का खजुराहो तो कौन सा मंदिर कहला रहा है आपके? मेवाड़ का खजुराहो तो जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर का मंदिर कहला रहा है, जिसका निर्माण किसने करवाया है? अल्लट ने करवाया है। लेकिन राजस्थान का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है साथियों? जल्दी से जवाब दीजिए। तो राजस्थान का खजुराहो मंदिर किराड़ू का मंदिर, किराड़ू सोमेश्वर का जो मंदिर है, किराड़ू का मंदिर जो कि बाड़मेर में स्थित है, यह राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो किराड़ू का मंदिर जो बाड़मेर में स्थित है, यह मंदिर क्या कहलाता है? राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये खजुराहो क्या होता है?
तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर जो एक मंदिरों का समूह है उसे खजुराहो कहा गया है, और मध्य प्रदेश के अंदर जिन मंदिरों को खजुराहो कहा गया है उन मंदिरों से हमारे राजस्थान के और मेवाड़ के इन मंदिरों की तुलना करी गई है, इसलिए इन मंदिरों को मेवाड़ का खजुराहो और राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो जगदम्बिका माता का मंदिर है यह एक प्रमुख शक्तिपीठ कहलाता है, ये एक प्रमुख शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुर्गा का शक्तिपीठ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नवदुर्गा की शक्तियों का स्वरूप यहाँ पर उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये होते हैं आपके शासक अल्लट। एक बार आप पुनः देखिए मेरे साथ में, अल्लट के बारे में हम विशेष जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों अल्लट जो है वो मेवाड़ के शासक हैं। मेवाड़ में अल्लट को क्या उपाधि दी गई है साथियों? आलू रावल की उपाधि दी गई है। और यह दोस्तों मेवाड़ के सबसे आलसी शासक कहलाए। आलसी शासक इसलिए कहलाए हैं क्योंकि इन्होंने अपने काम को छोड़ करके नौकरों को रखना ज्यादा उचित समझा। जब से इन्हीं के समय से ही, इन्हीं के काल से ही नौकरशाही प्रथा चली आ रही है, जो कि अब तक चली आ रही है साथियों। तो ये जो नौकरशाही प्रथा का सर्वप्रथम प्रारंभ किस शासक ने किया था? अल्लट ने किया था। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विवाह है और विदेशी विवाह है, यानी बाहर की किसी लड़की के लाकर के विवाह करना विदेशी विवाह कहलाता है। तो दोस्तों हुणों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह है, मेवाड़ के किस शासक ने किया था? तो आपको बताना है शासक अल्लट ने किया था। अल्लट ने नागदा के अलावा और किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो अल्लट ने नागदा के अलावा आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। और आहड़ में ही वराह मंदिर का क्या निर्माण कराया दोस्तों? आहड़ में ही वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अल्लट ने करवाया। और अल्लट ने ही उदयपुर में जगदम्बिका माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया, जिसे कि मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान का खजुराहो कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है साथियों, तो ये होते हैं आपके राजा अल्लट। अब दोस्तों अपन अल्लट के बाद देखते हैं। तो अल्लट के बाद हमारे पास में दो प्रमुख शासक आते हैं, लेकिन जिनकी विशेष जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसके बाद में जो शासक आते हैं वो है नरवाहन और दूसरे शासक हैं शालिवाहन। इन दोनों के बारे में हमें कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इसके बाद में एक शासक आते हैं जिनका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके बाद में शासक आते हैं दोस्तों शक्ति कुमार। शालिवाहन के बाद में शासक आते हैं शक्ति कुमार। इनके जो सन का समय काल की जो डिटेल है साथियों, वो यहाँ तक कुछ शासकों की हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, इसलिए दोस्तों वो एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती है। जिनकी बिल्कुल क्लियर है इतिहासकारों के माध्यम से, वो ही समय काल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन जो मैटर पढ़ रहे हैं दोस्तों वो मैटर पुराने एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस के माध्यम से ही तैयार किया गया है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो अगले शासक पढ़ते हैं अपन शक्ति कुमार। शक्ति कुमार दोस्तों मेवाड़ के जब शासक बनते हैं तो शक्ति कुमार के समय ही दोस्तों मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश को मेवाड़ को छोड़ना पड़ा था। कैसे छोड़ना पड़ा था साथियों, उसके बारे में देखते हैं अपन। तो शक्ति कुमार जब शासक बनते हैं तो इनके समय गुहिलों को यानी गुहिल वंश को, गुहिलों को क्या करना पड़ा था दोस्तों? गुहिलों को मेवाड़ छोड़ना पड़ा था। गुहिलों को इनके समय क्या करना पड़ा? मेवाड़ छोड़ना पड़ा था। मेवाड़ से बाहर जाना पड़ा। ऐसा कब होता है दोस्तों? जब हमारे स्थान पर किसी और का अधिकार हो जाता है तो ही हमें वो जगह छोड़नी पड़ती है। यानी शक्ति कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ था साथियों। तो शक्ति कुमार के साथ में क्या हुआ था कि मेवाड़ में कौन है, मेवाड़ में शासक कौन है, देखना बड़े अच्छे से ध्यान से देखो, उसके बाद में लिखना साथियों। तो मेवाड़ में शासक कौन है? शक्ति कुमार है। मेवाड़ के शासक कौन है? शक्ति कुमार है। ठीक है साथियों। दूसरी तरफ परमार शासक मुंज है। परमार शासक कौन है? मुंज है। तो दोस्तों ये जो परमार शासक मुंज है,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेवाड़ के ऊपर शक्ति कुमार के समय आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, आक्रमण कर दिया, ठीक है। और इस आक्रमण के अंदर शक्ति कुमार क्या हो जाते हैं दोस्तों, पराजित हो जाते हैं। शक्ति कुमार क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। और परमार शासक मुंज क्या हो जाते हैं दोस्तों, विजयी हो जाते हैं। शक्ति कुमार पराजित हो जाते हैं, परमार शासक मुंज क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। और इसी कारण दोस्तों गुहिलों को मेवाड़ छोड़ना पड़ता है। इस कारण क्या करना पड़ता है, गुहिलों को क्या करना पड़ता है, गुहिलों को मेवाड़ छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मेवाड़ छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर किसका अधिकार हो गया है, मुंज शासक परमार का अधिकार हो गया है। ये जो मुंज शासक है दोस्तों, ये मुंज शासक के एक भतीजे थे। मुंज शासक का भतीजा है परमार शासक भोज, भतीजा परमार भोज। तो ये जो परमार भोज है मुंज शासक के भतीजे, इन्होंने दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाया। भतीजा है परमार भोज, उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ में क्या किया साथियों, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में किसका निर्माण करवा रहे हैं, त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण। और ये जो मंदिर है दोस्तों, इस मंदिर की जो मरम्मत करवाई थी, इस मंदिर की मरम्मत महाराणा मोकल ने करवाई थी। इस मंदिर की मरम्मत किसने करवाई, मरम्मत किसने करवाई थी, महाराणा मोकल ने करवाई थी साथियों। इसलिए यह मंदिर जो है मरम्मत करवाई, इसलिए यह मंदिर किस नाम से जाना जाता है, यह मंदिर मोकल के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, मोकल मंदिर भी कहते हैं। मोकल के मंदिर के नाम से, मोकल के मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों। तो ये मोकल के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसी मंदिर को साथियों समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर को क्या कहा जाता है, इसी मंदिर को साथियों समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। समिदेश्वर मंदिर कौन कहते हैं साथियों इसको, तो इसको समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर को, मोकल के मंदिर को। और ये जो परमार शासक भोज है, इन्होंने, परमार शासक भोज ने नागदा में, परमार शासक भोज ने नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण भी करवाया। परमार शासक भोज ने नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण भी करवाया। नागदा में किसका निर्माण करवाया, नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण करवाया, भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर किसका अधिकार हो गया था, यहाँ पर परमार शासक मुंज का अधिकार हो गया था। कहाँ पर, मेवाड़ पर। और जब मेवाड़ पर परमार शासक मुंज का अधिकार हो गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर गुहिल वंश को क्या करना पड़ेगा, मेवाड़ छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पढ़ा अपन ने शासक शक्ति कुमार के पास बारे में कि शक्ति कुमार जब मेवाड़ के शासक बने तब गुहिलों को मेवाड़ छोड़ना पड़ा था। और गुहिलों को मेवाड़ क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि शक्ति कुमार परमार मुंज से पराजित हो जाते हैं। और परमार शासक मुंज जब विजयी हो जाते हैं तो मुंज के भतीजे परमार भोज ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाया। और वह मंदिर किस नाम से जाना जाता है, त्रिभुवन नारायण के मंदिर से। दोस्तों कुछ किताबों के अंदर और कुछ
कुछ तथ्यों के अंदर ऐसा भी बताया जाता है कि त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण शक्ति कुमार ने करवाया है। तो दोस्तों हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबों के अनुसार आपको एग्जाम की नजर से यही सही करना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि त्रिभुवन नारायण के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो परमार शासक मुंज के भतीजे परमार भोज ने इसका निर्माण करवाया है। आपको यही ध्यान में रखना है। और इस मंदिर को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, इस मंदिर को ही मोकल का मंदिर कहा जाता है और समितेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इसी परमार शासक भोज ने नागदा में भोजसर तालाब का भी निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये होते हैं आपके शासक शक्ति कुमार। आगे चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और कॉपी पेन लेकर बैठ करके आप लिख भी रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, जो चल रहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे जरूर दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा, बिना संघर्षों के चमक नहीं मिलती, जो दिया जल रहा है तिल तिल, जो दिया जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। तो इससे शक्ति कुमार के बाद में शासक आते हैं हमारे सामने। शक्ति कुमार में के बाद में जो शासक बनते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसके बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं रण सिंह। इनके बाद में शासक बनते हैं मेवाड़ के रण सिंह, जिन्हें साथियों कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ के शासक जो रण सिंह जी शासक बनते हैं, इन्हें दोस्तों कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, रण सिंह जी को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें कर्ण सिंह भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है साथियों, इन्हें कर्ण सिंह भी कहा जाता है, कर्ण सिंह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है कि मेवाड़ के किस शासक को कर्ण सिंह कहा जाता है। तो मेवाड़ के शासक रण सिंह जी को किस नाम से जाना जाता है, कर्ण सिंह भी कहा जाता है। दोस्तों रण सिंह के 2 पुत्र हुए और इन दोनों ही पुत्रों की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों ही पुत्रों से 2 शाखाएं जन्म लेती है, जो ही आगे जाकर के मेवाड़ के भावी शासक बनते हैं। तो दोस्तों रण सिंह जी के 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम होता है क्षेम सिंह। रण सिंह के 2 पुत्र होते हैं, एक पुत्र का नाम होता है क्षेम सिंह और दूसरे पुत्र का नाम होता है राहत। ठीक है साथियों, तो ये हमें ध्यान रखना है कि रण सिंह के कितने पुत्र हैं। पहला पुत्र है क्षेम सिंह और दूसरा पुत्र है राहत। ये जो क्षेम सिंह होता है दोस्तों, इनके जो वंशज होते हैं, इनकी जो वंशजों की शाखा होती है वह दोस्तों रावल शाखा कहलाती है। कौन सी शाखा कहलाती है, रावल शाखा कहलाती है। और राहत के जो वंशज होते हैं वो सिसोदिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, सिसोदिया कहलाते हैं। ये सिसोदिया क्यों कहलाते हैं साथियों, तो इनके पीछे भी एक कारण है कि राहत ने एक सिसोदिया नामक गांव बसाया था। ये दोस्तों सिसोदिया शाखा कहलाती है। और ये सिसोदिया शाखा क्यों कहलाती है, क्योंकि इन्होंने सिसोदा ठिकाना सिसोदिया गांव बसाया था और सिसोदिया गांव बसाने के कारण और इसमें बसने के कारण यह सिसोदिया कहलाए। और राहत के बाद में जो वंशज आए, जो शासक बने, उन्होंने राणा शब्द का प्रयोग किया, यानी यह राणा शाखा कहलाई। इनसे बनने वाले राजा राणा कहलाए और जो क्षेम सिंह के वंशज थे वो राहत शाखा के नाम से जाने गए, रावल शाखा के नाम से जाने गए। राहत के वंशज क्या कहला रहे हैं, राणा, और क्षेम सिंह के वंशज क्या कहला रहे हैं दोस्तों, रावल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो रहा है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे गुहिल वंश के प्रारंभ में ही करी थी कि गुहिल वंश में हम 2 शाखाओं का अध्ययन करेंगे, रावल शाखा का और राणा शाखा का। तो आगे देखते साथियों अपन, ये जो क्षेम सिंह है ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। क्षेम सिंह क्या बनते हैं, मेवाड़ के शासक बनते हैं। क्षेम सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं।
इनके बारे में हमें कुछ और विशेष जानकारी नहीं मिलती है और ना ही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है साथियों। तो क्षेम सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं और जब क्षेम सिंह जी मेवाड़ के शासक बनते हैं तो क्षेम सिंह जी के 2 पुत्र होते हैं। क्षेम सिंह जी के 2 पुत्र होते हैं। पहला पुत्र है सामंत सिंह, पहले पुत्र हैं इनके सामंत सिंह जी और दूसरे पुत्र हैं कुमार सिंह जी। दूसरे पुत्र का नाम क्या है? कुमार सिंह जी। तो दोस्तों इनके जो पहले बेटे हैं सामंत सिंह, ये क्या बनते हैं? मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो क्षेम सिंह के बाद में जो मेवाड़ के शासक बनेंगे वो इनके बड़े पुत्र सामंत सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो दोस्तों अगले शासक डाल लीजिए आप, मेवाड़ के अगले शासक हैं सामंत सिंह। अगला हेडिंग डालेंगे आप, मेवाड़ के शासक सामंत सिंह। और बड़े अच्छे से देखेंगे साथियों, अच्छे से समझेंगे और देखेंगे, ये बहुत अच्छे शासक हैं और इनसे एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सामंत सिंह जी मेवाड़ के जो शासक बनते हैं, सामंत सिंह जी मेवाड़ के शासक कब बनते हैं? सामंत सिंह जी 1172 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। 1172 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। कौन बनते हैं मेवाड़ के शासक? सामंत सिंह जी मेवाड़ के शासक बनते हैं। मेवाड़ के शासक बनते हैं। तो मेवाड़ के शासक कौन बन रहे हैं? सामंत सिंह जी। अब कॉपी पेन को नीचे रख दो और अच्छे से देखो, सुनो और समझो। मेवाड़ के शासक जो दोस्तों सामंत सिंह जी बने हैं, इनके समकालीन हमारे राजस्थान में 2 रियासतों के अंदर 2 जगह अन्य शासक कौन कौन थे? तो सामंत सिंह जी जब मेवाड़ के शासक बने, इस समय दोस्तों अजमेर के अंदर, अजमेर में जो शासक थे, अजमेर में कौन है? अजमेर में पृथ्वीराज चौहान है। अजमेर में कौन है दोस्तों? अजमेर के जो शासक हैं पृथ्वीराज चौहान है। अजमेर के शासक हैं पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय उस समय अजमेर के शासक हैं। कब? जब मेवाड़ के अंदर शासक कौन है दोस्तों? सामंत सिंह जी है। और जब सामंत सिंह मेवाड़ के शासक हैं, उसी समय साथियों कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान जालोर के शासक है। कहाँ के शासक है? जालोर। कीर्तिपाल चौहान कहाँ के शासक है? जालोर के शासक है। कब? जब मेवाड़ में सामंत सिंह जी है। तो दोस्तों जब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान है, इधर कीर्तिपाल चौहान है और मेवाड़ में सामंत सिंह है, उस समय एक घटना घटित होती है। वो घटना क्या घटित होती है कि ये जो कीर्तिपाल चौहान है, जालोर के कौन है? कीर्तिपाल चौहान। यह जालोर के कीर्तिपाल चौहान, जालोर के कीर्तिपाल चौहान, जालोर के कीर्तिपाल चौहान क्या करते हैं? जालोर के कीर्तिपाल चौहान अपने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। मेवाड़ शासक, मेवाड़ के शासक कौन है? सामंत सिंह। तो मेवाड़ के शासक सामंत सिंह पर क्या कर देते हैं साथियों? ये मेवाड़ के शासक सामंत सिंह पर आक्रमण कर देते हैं। ये जो कीर्तिपाल चौहान है, ये मेवाड़ शासक सामंत सिंह पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते। ध्यान से सुनना क्या कह रही हूं मैं, कि जब सामंत सिंह मेवाड़ के शासक है, उस समय अजमेर में कौन है? पृथ्वीराज चौहान। जालोर में कौन है? कीर्तिपाल चौहान। ये जो जालोर के शासक है कीर्तिपाल चौहान, ये मेवाड़ के शासक सामंत सिंह पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। अब आक्रमण कर देते हैं और इस आक्रमण के अंदर कीर्तिपाल चौहान तो क्या हो जाते हैं साथियों? विजयी हो जाते हैं। और मेवाड़ के सामंत सिंह जो है वो क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद में सामंत सिंह जी बांगड़ क्षेत्र में चले जाते हैं।
यहाँ जाकर निवास करने लगते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में सामंत सिंह जी वहां चले जाते हैं। कीर्तिपाल चौहान आहड़ के ऊपर पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आहड़ पर, मेवाड़ पर भी अधिकार हो जाता है, लेकिन आहड़ के अंदर पूरी तरीके से अपनी सत्ता जमा लेते हैं। अब दोस्तों सवाल मन में आ रहा होगा कि कीर्तिपाल चौहान ने आखिर आक्रमण क्यों किया और ये कीर्तिपाल चौहान कौन है? तो दोस्तों ये जो कीर्तिपाल चौहान है, ये कीर्तिपाल चौहान जो है आपके, ये है दोस्तों नाडोल पाली के अंदर एक शासक थे। नाडोल जो कि पाली के अंदर आता है अभी। नाडोल पाली के एक शासक थे अल्हड़। इन अल्हड़ के पुत्र है कीर्तिपाल चौहान। और अल्हड़ के क्या है? ये पुत्र है। कौन है? कीर्तिपाल चौहान कौन है? अल्हड़ के पुत्र है। और ये कीर्तिपाल चौहान ने जालोर के अंदर, जालोर में क्या किया? जालोर में परमार शासकों को पराजित करके, परमार शासकों को पराजित करके, परमार शासकों को पराजित करके, परमार शासकों को पराजित करके सोनगरा चौहानों की स्थापना करी है। सोनगरा चौहान वंश की स्थापना करी है। यानी सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक जालोर में कौन कहला रहा है? कीर्तिपाल चौहान। तो सोनगरा चौहान वंश की स्थापना करी है। दोस्तों इन्हें सोनगरा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जालोर का किला है, जालोर का दुर्ग है दोस्तों, वो फोर्ट ऑफ सीरीज के अंदर अपन देखेंगे जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। तो जालोर का जो किला है, जालोर का दुर्ग है, जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसलिए इन्हें दोस्तों सोनगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण इन्हें सोनगरा चौहान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है कि ये कीर्तिपाल चौहान कौन है। ये कीर्तिपाल चौहान नाडोल के शासक अल्हड़ के पुत्र हैं। इन्होंने जालोर जाकर के, जालोर में परमार शासकों को पराजित किया है और परमार शासकों को पराजित करने के बाद इन्होंने चौहान वंश की स्थापना करी है। कीर्तिपाल चौहान जो है, इन्होंने जालोर में सोनगरा चौहान वंश की स्थापना करी है। तो सवाल हमारा वहीं पर वही है कि आखिर कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण क्यों किया? तो दोस्तों आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि ये जो आपके सामने पृथ्वीराज तृतीय है, देखो इधर अच्छे से, अजमेर के शासक कौन है साथियों? मैंने आपको बताया अजमेर में है आपके पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान बहुत ही प्रतापी शासक थे। हम सभी जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, और हम चौहान वंश के अंदर पढ़ेंगे। तो अजमेर के पृथ्वीराज चौहान और जो जालोर के कीर्तिपाल चौहान है, अच्छे से देखना, सुनना और समझना। जालोर के कीर्तिपाल चौहान है, एक तरफ कौन है? अजमेर के आपके पृथ्वीराज चौहान है, और इधर जालोर में आपके पास में कीर्तिपाल है। तो दोस्तों किसी बात को लेकर के अजमेर के पृथ्वीराज चौहान और जालोर के कीर्तिपाल चौहान के मध्य किसी बात को लेकर के साथियों अनबन हो जाती है, इनके बीच में मनमुटाव हो जाता है। दोनों एक ही चौहान वंश से है, तो राज्य को लेकर या किसी भी बात को लेकर इनके मध्य क्या चल रहा होता है? अनबन, मनमुटाव चल रहा होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इनकी एक बहन है। पृथ्वीराज चौहान की कौन है भाई? एक बहन है। और ये जो पृथ्वीराज चौहान की बहन है, उनका नाम है पृथ्वीबाई। पृथ्वीराज चौहान की एक बहन है जिनका नाम क्या है? पृथ्वीबाई। पृथ्वीबाई। और उस समय मेवाड़ में शासक कौन है दोस्तों? मेवाड़ के शासक हैं सामंत सिंह। तो दोस्तों ये जो मेवाड़ के शासक है सामंत सिंह, इनका और पृथ्वीबाई का दोनों का विवाह हुआ था। क्या हुआ है? इनका विवाह हुआ है। तो मेवाड़ के शासक सामंत सिंह का विवाह किसके साथ हुआ है? पृथ्वीबाई के साथ में। और ये जो सामंत सिंह है, ये पृथ्वीराज चौहान के क्या लग रहे हैं? सामंत सिंह पृथ्वीराज चौहान के बहनों ही लग रहे हैं। बहन के पति यानी कि जीजाजी लग रहे हैं? नहीं लग रहे, जीजू लग रहे हैं। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के सामंत सिंह क्या लगे? जीजू लगे।
अब दोस्तों जब भी हमारे साथ भी ऐसी घटना घटित होती है कि हमारा किसी मजबूत पक्ष से यदि दुश्मनी होती है तो हम उस मजबूत पक्ष के जो सबसे करीबी होता है उसको स्पर्श करते हैं, उसको परेशान करते नहीं करते, क्योंकि मजबूत पक्ष को तो अपन परेशान कर नहीं सकते। तो यहाँ पर कीर्तिपाल चौहान की अनबन किससे हुई है? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन साहब ये पृथ्वीराज चौहान को तो टच कर नहीं सकता, डरता उससे। तो इसने सोचा कि यदि मैं इस सामंत सिंह को परेशान करूंगा तो तकलीफ पृथ्वीराज चौहान को भी होएगी। नहीं होएगी क्या? होएगी। तो दोस्तों क्या होता है कि ये कीर्तिपाल चौहान क्या करते हैं? सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी अनबन किससे है? पृथ्वीराज चौहान से है। आ गया समझ में साथियों? युद्ध करने के बाद में क्या हुआ था वो घटना तो अपन ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि कीर्तिपाल चौहान पराजित हो जाते हैं, कीर्तिपाल चौहान विजयी हो जाते हैं और सामंत सिंह पराजित हो जाते हैं और कीर्तिपाल चौहान आहड़ के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। यहां तक आपने अध्ययन किया दोस्तों। एक बार वापस देख लें आप सरसरी निगाहों से इसे। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के शासक सामंत सिंह। ये 1172 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं और उस समय इनके समकालीन कौन है आप यहाँ लिख सकते हैं साथियों, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि समकालीन कौन है। तो दोस्तों सामंत सिंह के समकालीन है अजमेर में पृथ्वीराज चौहान और जालोर में कौन है? कीर्तिपाल चौहान। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह के ऊपर जालोर के शासक कीर्तिपाल चौहान क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। इसमें कीर्तिपाल चौहान विजय और सामंत सिंह पराजित। कीर्तिपाल चौहान कौन है भाई? कीर्तिपाल चौहान आपके सोनगरा चौहान वंश के संस्थापक है, जिन्होंने जालोर में चौहान वंश की स्थापना करी है। और यह युद्ध क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और कीर्तिपाल चौहान की अनबन चल रही होती है। अब दोस्तों सामंत सिंह के जीवन की एक घटना और नोट कर लीजिए। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसे अपन चौहान वंश में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप एक सवाल इसमें से बन सकता है। वो सवाल क्या बनेगा एग्जाम की नजर से कि मेवाड़ का वह शासक, सवाल क्या बनेगा सुनना अच्छे से, कि मेवाड़ का वह शासक जिसने तराइन के युद्ध में या तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की तरफ से हिस्सा लिया था या पृथ्वीराज चौहान की मदद करेगी, तो वह है मेवाड़ के शासक सामंत सिंह। तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 ईस्वी में, या आप तराइन का युद्ध भी लिख सकते हैं सीधा। तराइन के युद्ध में तराइन के युद्ध में मेवाड़ के शासक सामंत सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। तो मेवाड़ के किस शासक ने हिस्सा लिया था या पृथ्वीराज चौहान की मदद करी थी? सामंत सिंह ने। दोस्तों जब चौहान वंश पढ़ेंगे तब भी अपन इसकी अच्छी सी जानकारी लेंगे। जब तराइन के 1191-92 के दोनों युद्ध पढ़ेंगे तब हम जानकारी लेंगे कि गवर्नर जनरल गोविंद राय और मेवाड़ के शासक सामंत सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की मदद करी थी। तो दोस्तों ये होते हैं आपके मेवाड़ के शासक सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद में अब दोस्तों सामंत सिंह के जो एक भाई थे, मैंने आपके बारे में चर्चा बताई थी अभी ऊपर कि दो पुत्र थे क्षेम सिंह के, सामंत सिंह और कुमार सिंह। तो सामंत सिंह के भाई कौन थे दोस्तों? कुमार सिंह। और मेवाड़ के ऊपर अभी अधिकार किसने कर लिया है? जालोर के शासक कीर्तिपाल ने। अब सामंत सिंह तो भाग करके कहाँ चले गए हैं? बांगड़ क्षेत्र में चले गए हैं। लेकिन दोस्तों मेवाड़ के ऊपर अधिकार किसने कर लिया है?
कुमार सिंह ने। भाई तो भाई होता है, भाई की तकलीफ भाई से देखी नहीं जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर कुमार सिंह को अच्छा नहीं लगता। कुमार सिंह को अच्छा लगेगा कि अब मेवाड़ पे चौहानों का, कीर्तिपाल चौहान का अधिकार है, तो लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो कुमार सिंह क्या करता है दोस्तों? कुमार सिंह इसके ऊपर कीर्तिपाल चौहान पे क्या कर देता है साथियों? आक्रमण कर देता है। किस पे आक्रमण कर देता है? कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण कर देता है और कीर्तिपाल चौहान को क्या कर देता है साथियों? पराजित कर देता है और मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लेता है। कहां पर अधिकार कर लेता है? मेवाड़ पर पुनः कौन अधिकार कर लेता है? मेवाड़ पर पुनः कुमार सिंह का क्या हो जाता है साथियों? अधिकार हो जाता है। मेवाड़ पर कुमार सिंह का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है? कुमार सिंह का अधिकार हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपके सामने मेवाड़ की दो शाखाएं बढ़ती है, रावल शाखा और राणा शाखा, और अल्लट शासक के बारे में पढ़ा कि मेवाड़ का आलसी शासक कौन कहलाता है, नौकरशाही प्रथा किसने प्रारंभ करी है, जगत अंबिका माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, जो कि मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। और उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको सामंत सिंह के बारे में बताया कि सामंत सिंह के ऊपर कीर्तिपाल चौहान ने अधिकार किया और सामंत सिंह के जो मेवाड़ कीर्तिपाल चौहान ने अधिकार कर लिया उसको कुमार सिंह ने आक्रमण करके पुनः प्राप्त किया। और कुमार सिंह के बाद में दोस्तों मेवाड़ के भावी शासक बनेंगे रावल जेत्र सिंह। कुमार सिंह के बाद में मेवाड़ के भावी शासक बनेंगे रावल जेत्र सिंह, जिनका बहुत ही अच्छा शासन काल है और जो कि मेवाड़ के बहुत ही अच्छे शासक कहलाए हैं, जिन्होंने गुलाम वंश को भी पराजित किया था। और इनका समय जो है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाया है दोस्तों। तो रावल जेत्र सिंह एक बहुत ही अच्छे शासक हुए हैं मेवाड़ के। तब तक आप मेरे से जुड़े रहिए। हम अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे कि रावल जेत्र सिंह ने अपनी बहादुरी का परचम पूरे राजस्थान के अंदर तो क्या दिल्ली सल्तनत तक गुलाम वंश के ऊपर कैसे फहराया था दोस्तों। तब तक आप अध्ययन करते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, हर पल के ऊपर तेरा ही नाम होगा, हर पल पर के ऊपर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना बड़ी हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना बड़ी हिम्मत से करना, और देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई करें और अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।